नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और न्यूज वन इंडिया पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक्सक्लूसिव आज आरएलडी कर सकती है गठबंधन की सीटों की घोषणा। अखिलेश और जयंत के बीच 38 सीटों पर बनी है सहमति। मुजफ्फरनगर में चरथावल छोड़कर सभी सीटें आरएलडी के खाते में। मीरापुर पर आरएलडी के सिंबल पर लड़ेंगे सपा प्रत्याशी। मेरठ में सिवाल खास और कैंट सीट आरएलडी को मिली है। बागपत में 3 और बिजनौर में रालौद को 2 सीटें। बिजनौर की सदर और नूरपुर सीट भी आरएलडी के पास। आपको बता दें कि बुलंदशहर में भी 4 सीटों पर रालौद के कैंडिडेट लड़ेंगे और शिकारपुर अनूप शहर में सियाना सीट आरएलडी को मिली है। आपको बता दें कि बुलंदशहर की सदर सीट से भी रालौद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। मथुरा से भी 5 विधानसभा सीटों पर आरएलडी लड़ेगी। मुरादाबाद की 3 सीटों पर फाइनल डिस्कशन जारी है। मुरादाबाद की नौगांव सीट पर नहीं हुआ है अभी तक कोई फैसला। हापुड़ की गढ़ सीट से कैंडिडेट के लिए चर्चा अभी तक जारी है और बिजनौर की चांदपुर सीट पर बात अभी फाइनल नहीं हुई है। तो आपको बड़ी खबर बता रहे हैं सीटों को लेकर। बुलंदशहर की सदर सीट से रालौद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और मथुरा में भी 5 विधानसभा सीटों पर आरएलडी लड़ेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चुनाव से रिलेटेड कि कौन सी सीट पर कौन लड़ेगा। तो आपको बता दें कि बागपत में 3 और बिजनौर में रालौद को 2 सीटें मिली हैं और मुरादाबाद की सीटों पर अभी फैसला नहीं हुआ है। हापुड़ की गढ़ सीट के लिए कैंडिडेट पर चर्चा अभी जारी है, उस पर भी अभी फैसला नहीं हुआ है। और आपको बता दें कि 38 सीटों पर जो है जयंत और अखिलेश के बीच में सहमति बन गई है। मुजफ्फरनगर में चरथावल छोड़कर सभी सीटें आरएलडी के खाते में जा रही हैं। मीरापुर में आरएलडी के सिंबल पर सपा प्रत्याशी जो हैं वो लड़ेंगे चुनाव और मेरठ में सिवाल खास पर और कैंट सीट आरएलडी को मिली है। और बागपत की बात करें तो बागपत में 3 और बिजनौर में रालौद को 2 सीटें मिली हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताएंगे और ग्राफिक्स के जरिए आपको ज़्यादा डिटेल के साथ समझाएंगे पूरी बात। तो आपको बता दें कि लगातार जो सीटें हैं वो कम हो रही हैं। 2002 में 38 उम्मीदवार उतारे और 2002 में 14 सीटों पर जो जीत है वो दर्ज की गई। और आपको बता दें कि जो लगातार सीटें जो हैं वो कम हुई हैं और ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बता रहे हैं 2007 में 254 सीटों पर प्रत्याशी उतारे। विधानसभा चुनाव आरएलडी का प्रदर्शन आपको बता रहे हैं इसके बारे में। 2007 में जो है मिली थी 10 सीटें। वोट प्रतिशत जो है 3.7% रहा था। 2012 में 46 सीटों पर चुनाव लड़े थे और जो सीटों का आंकड़ा लगातार जो है वो कम हो रहा है। 2012 में 9 सीटों पर सफलता और वोट प्रतिशत जो था 2.33% था। 2017 की बात करें तो 2017 में 277 सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। और वहीं अगर 2017 में बात करें तो 2017 में 1 सीट पर जीत दर्ज की थी और वोट प्रतिशत जो है वो भी बता रहे हैं आपको। और 2002 की बात करें तो 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं 2007 में 57 सीटों पर मिली थी जीत। विधानसभा चुनाव का अगर हम प्रदर्शन बात करें सपा का तो 2007 में 97 सीटों पर जीत मिली थी। 2012 में 224 सीटों पर जीत और वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 29.29% है। 29% जो है वोट प्रतिशत है। विधानसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन हम आपको बता रहे हैं। 2017 की अगर बात करें तो 2017 में कांग्रेस के साथ गठबंधन हुआ और 311 सीटों पर चुनाव लड़ा था। और ये जो हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए ये विधानसभा चुनाव में सपा का प्रदर्शन है। 2017 में 47 सीट पर मिली थी जीत। वोट प्रतिशत की अगर बात करें तो 21.8% रहा है जो वोट प्रतिशत है वो। तो ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको पूरी जानकारी दी है। तो आपको बता दें कि बुलंदशहर की सदर सीट से रालौद प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे और बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं मथुरा में 5 विधानसभा सीटों पर आरएलडी लड़ेगी और 5 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी। मुरादाबाद की 3 सीटों पर फाइनल डिस्कशन अभी भी जो है वो जारी है, अभी तक फाइनल डिस्कशन नहीं हुआ है। मुरादाबाद की नौगांव सीट पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। तो आपको बता दें कि
हापुड़ की गढ़ सीट के लिए कैंडिडेट्स पर चर्चा लगातार जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिजनौर की चांदपुर सीट पर भी बात अभी फाइनल नहीं हुई है। आगे बढ़ेंगे, बीजेपी की लिस्ट को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। 14 जनवरी को जारी हो सकती है बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट। आज दिल्ली आ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य और 11 जनवरी को 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर रहेंगे। 11 से 13 जनवरी तक सीएम योगी आदित्यनाथ दिल्ली में रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ इस दौरान पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में शामिल होंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि दिल्ली सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे और 3 दिवसीय दौरा उनका दिल्ली का होगा, जहां पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में वो शामिल होंगे और कई अहम मुद्दों पर यहां पर जो है चर्चा हो सकती है और कई अहम मुद्दों पर डिस्कशन होगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी 3 दिन के दिल्ली दौरे पर होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि बीजेपी के प्रत्याशियों की जो पहली लिस्ट है वो 14 जनवरी को जारी हो सकती है। आज दिल्ली आ सकते हैं इसके लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि 14 जनवरी को बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट जो है वो जारी हो सकती है। तो आपको बता रहे हैं कि 14 जनवरी को जारी हो सकती है बीजेपी के प्रत्याशियों की पहली लिस्ट और आज जो है दिल्ली आ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। तो अब आपको ग्राफिक्स के जरिए और ज़्यादा समझाएंगे। आपको बता दें कि बीजेपी का उम्मीदवारों का जो नाम है उस पर मंथन होगा। कौन कौन होंगे पहले फेज के फाइटर, इसके बारे में आपको बता देते हैं। बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक जो है वो लखनऊ में होगी और ये काफ़ी अहम बैठक है। और आपको बता दें कि पहले फेज के लिए इस बैठक में उम्मीदवारों को लेकर चर्चा की जाएगी कि पहले फेज के आखिर फाइटर कौन कौन होंगे। ये इस बैठक में इस पर चर्चा होगी, मंथन होगा। आपको बता दें कि बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली भी जा सकते हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको हम बता रहे हैं कि क्या होगा। 11 से 13 जनवरी तक सीएम योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में ही रहेंगे। यहां पर वो उम्मीदवारों के नाम पर मंथन और चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बड़ा दौरा होगा 3 दिन का। दिल्ली में बीजेपी सदस्यीय बोर्ड की बैठक में उम्मीदवारों के नाम पर भी फैसला होगा। तो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए ये सारी जानकारी बता रहे हैं कि बीजेपी का उम्मीदवार जो है उनके उम्मीदवारों के लिए उनके नाम पर मंथन होगा। कौन होंगे फाइटर, पहले फेज के इसको लेकर मंथन होगा। 14 जनवरी को आ सकती है पहले फेज की उम्मीदवारों की लिस्ट। तो आपको सारी जानकारी हम ग्राफिक्स के जरिए दे रहे हैं। पहले फेज का चुनाव 10 फरवरी को 2022 को होगा और कौन पहले फेज के फाइटर होंगे इसको लेकर दिल्ली में जो है बैठक होगी। 15 जिलों में 15 जिलों की 73 सीटों पर होगा चुनाव। तो आपको बता दें कि कौन फाइटर होंगे इसको लेकर बताएंगे आपको बता दें कि बुलंदशहर से अगली खबर है। बुलंदशहर में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं। काफिले के साथ प्रचार कर रहे थे सपा के पूर्व एमएलए। तो आपको बता दें कि आज दिल्ली आ सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केशव प्रसाद मौर्य। आगे बढ़ेंगे, बुलंदशहर में आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ी हैं। काफिले के साथ प्रचार कर रहे सपा के पूर्व एमएलए गाड़ियों पर पार्टी के झंडे लगाकर कर रहे थे प्रचार। पुलिस ने काफिले को रोककर गाड़ियों की चेकिंग की। गाड़ियों पर लगे प्रचार के झंडे को पुलिस ने उतरवाया। कोतवाली डिबाई क्षेत्र का पूरा मामला है। तो आपको बता दें कि आचार संहिता लग चुकी है और उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले पर एक्शन लिया और पार्टी के जो प्रचार के झंडे थे गाड़ियों पर उनको हटवाया है पुलिस ने। तो आचार संहिता की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं और ये खबर आपको हम बता रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दल अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। खास बात यह है कि कोरोना की वजह से इस बार का चुनाव और चुनावों से बिल्कुल अलग है। जहां 15 जनवरी तक चुनाव आयोग ने जनसभा, बाइक, साइकिल रैलियों पर रोक लगा दी है, वहीं रोड शो पर भी प्रतिबंध लगा है। आइए एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं जिसमें आपको दिखाएंगे नेता अपने अपने दल की जीत के दावे कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश में 22 का सेहरा किसके माथे सजेगा, अब इसका उत्तर जानने के लिए ज्यादा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। चुनाव आयोग के तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावों की मुनादी सी बज गई। 10 मार्च को मतगणना के साथ ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। 403 सीटों के लिए 7 चरणों में होने जा रहे चुनावों के लिए सबके अपने दावे हैं, सबके अपने वादे हैं। सीएम योगी ने कहा, जनता को बीजेपी पर पूरा विश्वास है, इसलिए सूबे में फिर इस बार बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव लोकतंत्र का उत्सव है। भारत निर्वाचन आयोग ने देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा की है। उत्तर प्रदेश पिछले 5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके प्रेरणा से बदलाव और विकास की एक नई राह पर चला है। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र का ये महापर्व का हम हृदय से स्वागत करते हैं। 10 मार्च 2022 को जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल होगी, इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। वहीं सूबे के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कहना है कि बीजेपी चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत में कहा, पार्टी इस बार फिर 325 से अधिक सीटें जीतेगी। वहीं ब्राह्मणों के मतों पर कहा कि ब्राह्मण शुरू से ही बीजेपी के साथ रहा है और रहेगा। उत्तर प्रदेश में आचार संहिता लागू हो गई है। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की क्या तैयारियां हैं बेसिकली, और जो लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो इस तरह से चुनाव आयोग ने सब कुछ कहा है उसमें वर्चुअली रूप से जो छोटे दल हैं उनको दिक्कत होने वाली है। सर, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के हर निर्देश का अनुपालन करने के लिए तैयार है। प्रदेश के इन 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारे संगठन ने लगातार सतत संपर्क सभी लोगों से बनाए रखा है और विपक्षी दलों के सपनों को इस प्रकार धूल दूसरित उत्तर प्रदेश की जनता करने वाली है। सर, ब्राह्मणों को लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां, चाहे बसपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, काम कर रही है। आपकी क्या रणनीति ब्राह्मणों को लेकर? देखिए, ब्राह्मण समाज प्रारंभ काल से ही भारतीय जनता पार्टी के साथ है और संस्कृति को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को केवल भारतीय जनता पार्टी ही मजबूत कर रही है, उसे आगे बढ़ा रही है और मूल कारण ब्राह्मण समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। सर, अभी कुछ देर पहले ऐसी खबरें हैं कि ओम प्रकाश राजभर ने जो दयाशंकर सिंह उपाध्यक्ष भाजपा के हैं उनसे मुलाकात की है, तो अगर वो आना चाहेंगे तो आप लोग स्वीकार कर? इस प्रकार की बातों का फिलहाल मुझे लगता है कि जब तक कुछ हो नहीं जाए तब तक कहना बेकार है। पूर्व सीएम और सपा मुखिया अखिलेश यादव ने 10 मार्च को सपा सरकार के आने की उम्मीद जताई है। वहीं बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। इलेक्शन कमीशन ने जो शर्तें रखी उनका शर्तों का पालन होगा और अगर वो डोर टू डोर कम लोगों के साथ और जो नियम बने उनका पालन करते हुए प्रचार करना होगा तो प्रचार करेंगे। ये इलेक्शन कमीशन को सख्ती सरकार के लिए रखनी चाहिए क्योंकि सरकार यहाँ पर मनमानी करेगी। पिछले चुनाव में भी मैंने देखा कि किसी भी नियम को इस सरकार ने नहीं माना, इसलिए इलेक्शन कमीशन कम से कम ये निगरानी रखे कि सरकार में बैठे लोग उनके नियमों का पालन करें, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोविड के समय पर इलेक्शन हो रहा है और इलेक्शन कमीशन भी तमाम नियमों को और तमाम नियम बनाए हैं। मेडिकल ऑफिसर्स, नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं, डिस्ट्रिक्ट और अन्य जगह पर मेडिकल ऑफिसर भी नोडल ऑफिसर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आशंका इस बात की भी है कि कोविड होगा या कोविड फैलेगा, और अगर वर्चुअल रैली के लिए हम जाएंगे तो उन पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास, जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ के वर्कर्स के पास अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्चुअल रैली के लिए तमाम चीज़ें नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे करेंगे? बसपा सुप्रीमो मायावती के चुनावी नतीजों को लेकर अपने दावे हैं। मायावती ने कहा उनकी पार्टी गरीबों, मजदूरों का ध्यान रखती है, वहीं अपराधियों को छोड़ती नहीं। सन 2007 की तरह ही इस बार बीएसपी रेस में नंबर 1 पर ही आगे रहेगी और अपनी फिर से यहाँ अकेले अपने बलबूते पर ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाएगी। ऐसा मुझे यहाँ अपनी पार्टी के लोगों पर पूरा भरोसा भी है। यूपी का 2007 से जो ट्रेंड चल रहा है उसमें एक पार्टी जो सत्ता में आती है वो फिर दोबारा नहीं आती। 2007 में मायावती ने 206 सीटों के साथ जीत का परचम फहराया था।
वहीं 2012 में 224 सीटों के साथ अखिलेश यादव ने स्पष्ट बहुमत पाया था। 2017 में बीजेपी गठबंधन ने 325 सीटों पर जीत का झंडा बुलंद किया था और योगी आदित्यनाथ को सीएम की कमान मिली थी। बहरहाल 2022 का चुनाव बेहद निर्णायक है। कोरोना के बीच हो रहे चुनाव में क्या बीजेपी फिर से सूबे में कमल खिला पाती है या 2007 का ही ट्रेंड फिर जारी रहता है, ये देखने वाली बात होगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा 2022 के चुनाव का ऐलान हो चुका है। जी हाँ, अब माना जाए तो शंखनाद हो चुका है, अब तैयारी रण की है। अब देखना होगा कि तमाम राजनीतिक दल किस वादों के साथ जनता के बीच में जाएंगे। जहां भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के द्वारा किए गए कामों को लेकर जनता के बीच में जाएगी, वहीं समाजवादी पार्टी 300 यूनिट फ्री और लैपटॉप का वादा करती नजर आ रही है। पर आपका कहना है कि 300 बिजली को माफ करने का फॉर्मूला सिर्फ आपके पास है। वही बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष बसपा सुप्रीमो मायावती कहती हैं कि हम सुशासन लाएंगे और भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे। तो कांग्रेस का दावा है कि 40% महिलाओं को आरक्षण की बात न केवल वोट में बल्कि और आने वाले दिनों में जो काम होगा उसमें भी 40% आरक्षण दिया जाएगा। अब देखना ये होगा कि किस तरीके से किस वादों पे जनता उन पे मुहर लगाती है और किसके वादों पे अपना विश्वास जगाती है। आगे बढ़ेंगे। यूपी में चुनाव में इस बार छोटे सियासी दल जो हैं वो बड़ा उलटफेर कर सकते हैं। अपना दल और निषाद पार्टी जहां बीजेपी के साथ, वहीं सपा के साथ रालोद, सुभासपा, प्रसपा हैं। फिलहाल सीट शेयरिंग पर अभी भी मुहर लगनी बाकी है। वहीं कांग्रेस और बसपा ने अकेले ही चुनाव में ताल ठोकने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव में जहां बड़े दलों ने कमर कस ली है, वहीं राज्य के छोटे दलों की अहमियत भी बढ़ गई है, क्योंकि हर कोई सियासी दल इन दलों से करार कर खुद की सीट पक्की करना चाहता है। जाहिर है स्थानीय स्तर पर कई छोटे दलों की मजबूत पकड़ है। वहीं अभी तक राज्य के छोटे सियासी दलों के साथ करार करने में समाजवादी पार्टी और बीजेपी अव्वल हैं, जबकि कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने किसी भी दल के साथ करार करने का फैसला नहीं किया है। 2014 लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था। अपना दल के साथ गठबंधन में सूबे की 73 सीटें जीती। 2017 विधानसभा में अपना दल और सुभासपा के साथ गठबंधन किया। 2017 में बीजेपी गठबंधन को 325 सीटें मिली। अपना दल को 9 सीटें मिली। सुभासपा के खाते में 4 सीटें आई थी। अपना दल का कुर्मी वोटों पर पकड़ है। 2022 में बीजेपी का निषाद पार्टी और अपना दल से गठबंधन है। सुभासपा ने गठबंधन तोड़कर सपा से गठबंधन किया है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 2022 को लेकर छोटे छोटे दलों से समझौता किया है। समाजवादी पार्टी ने 2017 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ तो 2019 लोकसभा चुनाव में बीएसपी के साथ गठबंधन का चुनाव लड़ा था, लेकिन सफलता न मिलने पर पार्टी ने राष्ट्रीय दलों से समझौता न करने का फैसला किया और छोटे दलों के साथ गठबंधन की दिशा में कदम बढ़ाए। रालोद के साथ सपा का चुनावी गठबंधन। 2017 में रालोद को महज 1 सीट मिली थी। एसपी का सुभासपा के साथ गठबंधन। पूर्वांचल में राजभर वोटों पर सुभासपा की पकड़। शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा से गठबंधन। चंद्रशेखर रावण से गठबंधन की उम्मीद। सपा ने कई और छोटे दलों से किए गठबंधन। बहरहाल कांग्रेस और बसपा सियासी गठबंधन से तो अलग हैं, लेकिन सपा और बीजेपी के लिए छोटे दलों के साथ सीट शेयरिंग में काफी माथापच्ची करनी पड़ सकती है, क्योंकि हर छोटा दल चुनाव लड़ने के लिए अधिक से अधिक सीटों की मांग कर रहा है। वहीं माना जा रहा है कि सपा प्रसपा के साथ गठबंधन की बात अंतिम चरण में है। गठबंधन में शिवपाल सिंह यादव को मिल सकती है 5 सीट। जसवंत नगर, गुन्नौर, भोजपुर की सीटें मिलने की संभावना। जसराना, मुबारकपुर की विधानसभा सीटें भी मिल सकती हैं। शिवपाल यादव खुद गुन्नौर से लड़ सकते हैं चुनाव। बेटे आदित्य यादव जसवंत नगर से चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी को अभी अपना दल और निषाद पार्टी के साथ सीटों पर फैसला करना है। देखना होगा पार्टी अपना दल को पुराने समझौते का आधार पर ही सीटें देती है या कुछ और सीटें देगी। यूपी विधानसभा 2022 में छोटे दलों का क्या महत्व रहेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा।
पर अभी होड़ है कि छोटे दल किस तरीके से इन बड़े दलों के गठबंधन से जुड़ जाएं। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश चुनाव की और भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की, जो सबसे ज्यादा नजर लगाए हैं इन छोटे दलों पे। हम बात करेंगे जाटलैंड के आरएलडी की या निषाद पार्टी या राजभर की सुबसा की। इन सब की निगाह लगी है बड़े दलों पे कि किस तरीके से इन छोटे दलों को अपने साथ जोड़ के 2022 के चुनाव को जीता जाए। हालांकि इनकी निगाहें भी लगी हैं किस तरह से बड़े दलों के साथ जुड़ के अपने आने वाले भविष्य को तय करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कल से बीजेपी का महाजनसंपर्क अभियान शुरू होगा। घर घर जाकर मुलाकात करेंगे बीजेपी के नेता कार्यकर्ता। 5-5 लोगों की टीम घर घर जाकर मुलाकात करेगी लोगों से और चुनाव आयोग के निर्देश के मुताबिक प्रचार की रणनीति जो है वो यही है। आपको बता दें कि बीजेपी के जो नेता हैं और कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाकर लोगों से मुलाकात करेंगे और अपनी पार्टी के लिए वोटों की अपील करेंगे। आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस को छोड़ सपा में शामिल होंगे इमरान मसूद। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इमरान मसूद ने सपा में जाने का ऐलान किया है। यूपी चुनाव में सपा और भाजपा में टक्कर है और उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरान सपा और भाजपा की लड़ाई में अब सपा के साथ हूं, ये उन्होंने कहा है। आपको बता दें कि यूपी चुनाव की लड़ाई में कांग्रेस आगे नहीं है, ये इमरान का कहना है। आपको बता दें कि इमरान जो है वो कांग्रेस में थे, अब उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर सपा का साथ लिया है। तो आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपी चुनाव में आगे की लड़ाई जो है वो उनकी सपा के साथ होगी। कांग्रेस को छोड़ सपा में शामिल हो गए इमरान मसूद और उनके सपा में जाने को लेकर, कांग्रेस छोड़ने को लेकर पहले से ही अटकलें तेज थीं और अब उन्होंने ये बड़ा फैसला ले लिया है। कांग्रेस को छोड़कर उन्होंने सपा का दामन जो है थाम लिया है। तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सपा में जाने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि यूपी चुनाव में सपा और भाजपा में टक्कर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सपा और भाजपा के साथ जो पूछना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी उनको जवाब देना है। देश का नौजवान, प्रदेश का नौजवान रोजगार के लिए तरस गया। इनके रोजगार को इसके अंदर लड़ाई सीधी सपा और भाजपा की दिखाई दे रही है और सपा और भाजपा की लड़ाई के अंदर मैं चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा होगा और यही राय मैं अपने साथियों के साथ करना चाहता हूं। इसी संबंध में मैं मशवरा कर सर, अखिलेश जी से मिलने का वक्त मांगा है आपने, कब जाएंगे मिलने के लिए? आज मिलने के मीटिंग करने के बाद तब वक्त मांगूंगा। अच्छा, ये बताइए सर, कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है, कांग्रेस को कहाँ आप देख रहे हैं पूरी उत्तर प्रदेश की लड़ाई में? देखिए, उत्तर प्रदेश की लड़ाई सीधी सपा और भाजपा के बीच में और मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ, मैंने आज से नहीं कह रहा हूँ, बहुत पहले से कह रहा हूँ। तो आपको बता दें कि कांग्रेस को छोड़कर सपा में शामिल हो गए हैं इमरान मसूद और उनके कांग्रेस की छोड़ने को लेकर पहले से ही अटकलें तेज थीं और अब ये बड़ा ऐलान उन्होंने कर दिया है। सपा को छोड़कर वो अब जो है सपा में शामिल हो गए हैं। यूपी चुनाव में सपा और भाजपा में टक्कर है, ये उनका कहना है। आपको बता दें कि सपा और भाजपा की लड़ाई में सपा के साथ हूं, ये इमरान ने कहा है। आगे बढ़ेंगे। अब अगली खबर शामली से है। आपको बता दें कि शामली में जो है कांग्रेस को छोड़ अगली खबर शामली से है। 2022 विधानसभा चुनाव पर डीएम ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शामली से अब आपको खबर बता रहे हैं कि शामली को 11 जोन और 94 सेक्टर में बांटा गया है और डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बारे में जानकारी दी है। पुलिस अर्धसैनिक बलों की टीम को भी तैनात किया गया है। तो बड़ी जानकारी जो है ये डीएम ने
प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बताया कि शामली में 11 जोन और 94 सेक्टर में शामली को बांटा गया है और इसके साथ ही उन्होंने सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए हैं उसको लेकर भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने ये जो पूरी जानकारी जो दी है वो 2022 विधानसभा चुनाव को मद्देनजर दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि शामली को 11 जोन और 94 सेक्टर में बांटा गया है। तो शामली से खबर है ये, और पुलिस और अर्धसैनिक बलों को भी तैनात किया गया है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कोई सुरक्षा को लेकर चूक ना हो, उसको लेकर अर्धसैनिक बल और पुलिस को भी तैनात किया जाएगा। तो आपको बता दें कि शामली में 11 जोन में 94 सेक्टर में शामली को बांटा गया है। हमारा कंट्रोल रूम भी सेटअप हो गया है कलेक्ट्रेट में, वो भी एक्टिवेट रहेगा और बहुत सारी नई चीजें इलेक्शन कमीशन ने इस बार शुरू करी हैं, उन सबका हम लोग अनुपालन भी कराएंगे। इस बार जो हमारे PWT वोटर्स हैं, यानी जो दिव्यांग वोटर हैं वो, और 80 प्लस यानी जिनकी उम्र 80 साल से ज्यादा है, उनके लिए पोस्टल बैलेट की भी सुविधा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला है कि उनको पोस्टल बैलेट की सुविधा दी जाएगी। यदि वो बूथ पे आकर वोट ना देना चाहें तो उनको हम लोग पोस्टल बैलेट उपलब्ध करा सकते हैं और वो पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट दे सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये बहुत ज्यादा क्लियर करना जरूरी है। अगर कोई आके वोट देना चाहता है तो वो बिल्कुल आमंत्रित है, आके अपना खुद वोटिंग का राइट एक्सरसाइज कर सकता है। बट यदि वो चाहे उसको ऑप्शन देता है तो हम लोग पोस्टल बैलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कई एप्स नए लॉन्च में सी विजिल ऐप है, सी विजिल ऐप हमारा शुरुआत हुई है। इसमें कॉमन पब्लिक भी कहीं पे उसको लगता है कि कोई शिकायत देनी है चुनाव से संबंधित, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कहीं पालन नहीं हो रहा है, कुछ भी शिकायत देनी है तो सी विजिल ऐप के माध्यम से, CVIGIL ऐप के माध्यम से वो शिकायत अपनी दर्ज करा सकता है। उसमें वो फोटो भी खींच